मैजिक एक ऐसी शक्ति जिसे लोग भगवान की छाया मानते हैं। ये इतनी रेयर है कि 10,000 बच्चों में से सिर्फ एक को ही ये गिफ्ट मिलता है। मगर हमारा हीरो सिर्फ एक मेज नहीं था, वो एक एंटायर एम्पायर का एम्परर था। लेकिन फिर बिट्रेयल हुआ। उसे पकड़कर एंटी मैजिक शैकल्स में जकड़कर जेल में फेंक दिया गया। इयन को लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी मैजिक टीचर आई। उसने एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया, अपनी जान देकर इयन को टाइम में पीछे भेजने के लिए। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो अपनी बॉडी में 10 साल पीछे जाने वाला था, मगर वो पहुंच गया 100 साल पास्ट में, और वो भी एक ऐसे लड़के के शरीर में जो एक नोबल फैमिली का फॉरगॉटन बास्टर्ड था। अब उसे एक बारबेरियन क्लैन को हॉस्टेज बनाकर भेजा जा रहा है। इयन को फिर से रिक्लेम करना है अपना खोया हुआ सिंहासन, यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ द फ्यूचर और पावरफुल मैजिक के जरिए। वो उठता है और चारों ओर अनफैमिलियर जगह देखता है। मिरर में जब खुद को देखता है, वो चेहरा बिल्कुल अजनबी है। तभी एक आदमी, जो उसका पिता लगता है, गुस्से से बोलता है, तूने मुझे पब्लिक में शर्मिंदा किया है। एम्परर के सामने बिहेव करना सीख, ताकि इंपीरियल रजिस्ट्रेशन स्मूथली हो पाए। इयन की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर वो एक इंपीरियल एडिक्ट उसके हाथ में देता है। कहता है, अब तक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तू पढ़ना नहीं जानता। इयन उस स्क्रोल को खोलता है और उसकी नजर डेट पर टिक जाती है। एक शॉक वेव उसके शरीर में दौड़ती है। वो समझ जाता है वो लिटरली 100 साल पास्ट में है। इयन अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि उसका स्टेप ब्रदर लेटर छीन लेता है। तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। इयन कुछ बोल नहीं पाता, और तभी काउंट डर्गा ब्रॉक बीच में बोलते हैं, कृपया हमारी मेहनत को बर्बाद मत करना। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर तक को बुलाया है। पीछे खड़ी मेड्स आपस में विस्पर कर रही हैं। बेचारा पहली बार किसी इंपीरियल काम में भाग ले रहा है, लेकिन इयन का माइंड दूसरी ही दिशा में भाग रहा है। ये एम्बलम, ये जगह और मिरर में वो चेहरा, उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ नाम की स्पेस टाइम मैजिक का असर है। डिनर टेबल पर सब शांत बैठे हैं। इयन धीरे धीरे खाना खा रहा है। कैद और भूख ने उसकी एलिगेंस छीन ली है। स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर की निगाहें उस पर गड़ी हैं। तभी गेस्ट मोलन उसकी टेबल मैनर्स की तारीफ करता है। सभी लोग थोड़ा चौंकते हैं। काउंट मुस्कुराकर जवाब देता है, उम्मीद है आप राजधानी जाकर हमारे परिवार की तारीफ करेंगे। मोलन बात को फिलॉसफी की तरफ मोड़ता है। कैपिटल में आजकल दर्शन की बड़ी चर्चा है। वो चेल से पूछता है, तुम्हारा फेवरेट फिलोसोफर कौन है? चेल चुप हो जाता है। इयन समझता है कि यह एक सटल टेस्ट है। वो सीधे जवाब देता है, फिलिन। मोलन थोड़ा हैरान होता है। इयन कहता है, फिलिन के ह्यूमनिज्म आधारित विचार लीडरशिप की फाउंडेशन के लिए आइडियल हैं। अगर आप फिलिन को एक रूलर की नज़र से पढ़ें, इयन कहता है, तो यूल सी कि एक सच्चे मोनार्क को सिर्फ शक्ति नहीं, समझ और एम्पैथी भी चाहिए। मोलन इम्प्रेस्ड दिखता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई। वो सोचने लगता है, क्या इस परिवार की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है? काउंट मॉडेस्टी से हंसता है, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मोलन रुकता नहीं। ऐसा लगता है इस लड़के से न सिर्फ सम्राट बल्कि पूर्व के बारबेरियंस तक प्रभावित हो सकते हैं। और तभी इयन को याद आता है वही हेवनली वॉरियर क्लैन जिनके पास उसे हॉस्टेज के रूप में भेजा जाना है। संपूर्ण साम्राज्य में सिर्फ एक ही जगह है जहां बारबेरियन क्लैंस की जमीन एम्पायर से मिलती है, और वो है ब्रॉक टेरिटोरी। इयन को सब याद आने लगता है, कैसे पहले भी इसी परिवार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और उस समझौते का हिस्सा बना था एक बच्चा जिसे हॉस्टेज के रूप में भेजा गया था। वो बच्चा कोई और नहीं, खुद इयन था। एक ऐसा नाजायज बेटा जिसे बस सौदे के लिए इस परिवार में शामिल किया गया था। उसी समय काउंट उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, तुम हमारे शांति के प्रतीक हो। उम्मीद है तुम इस जिम्मेदारी को समझोगे। इयन मुस्कुराता है और शांत स्वर में सहमति जताता है। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, चेल का धैर्य टूट जाता है। अचानक वो इयन पर बरस पड़ता है, तू खुद को बड़ा कौन समझता है, बस इसलिए कि अब इस परिवार का हिस्सा बन गया? इयन भी शांत नहीं रहता। वो याद दिलाता है, अगर मुझे नहीं लाया गया होता तो आज हॉस्टेज बनकर तुम जा रहे होते। ये बात सीधा दिल पर लगती है। चेल पास रखा गुलदान उठाकर फेंक देता है। एक नुकीला टुकड़ा इयन के गाल को चीर जाता है। लेकिन चेल यही नहीं रुकता। वो इयन को गार्बेज कहता है, उस पर चिल्लाता है, उसकी माँ तक को गालियां देता है। अब इयन की सहन शक्ति भी जवाब दे देती। उसके भीतर की मैजिक खुद ब खुद जाग उठती है, अनियंत्रित, कच्ची और खतरनाक। चेल पीछे हट जाता है, डरा हुआ। इयन ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, उम्र हर गलती को माफ नहीं करती। अगर जुबान चलती रही तो तुम सिर्फ अपना घमंड ही नहीं, और भी बहुत कुछ खो दोगे। चेल कांपते हुए चुप हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है। मोलन अंदर आता है, लेकिन इयन की मैजिक की झलक देखकर वो कुछ क्षण के लिए वहीं ठिठक जाता है। उसके पीछे काउंट और उसकी पत्नी आते हैं। मोलन के एक्सप्रेशन देखकर वो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। काउंट गुस्से में पूछता है, क्या हुआ यहाँ? चेल कुछ बुदबुदाता है, अब भी डरा हुआ। इयन उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अगली बार वेस्ट से बचकर रहना। चलो उठो। काउंट एक दासी
हैना को बुलाता है और आदेश देता है, इसे इसके कमरे में ले जाओ। इयन बाहर निकलता है। पीछे से काउंट चेल को डांटता है, तुम्हारी लापरवाही ने सबके सामने हमारी छवि बिगाड़ी। वहीं मोलन इयन को एक अजीब अनरीडेबल नजर से देखता है। हैना इयन को एक छोटे सादे से कमरे तक ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो पूछती है, क्या आपने अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखी? इयन चौंकता है। क्या? वो बताती है, आप रोज रोते थे और गिड़गिड़ाते थे कि बाहर नहीं जा सकते, पर कम से कम माँ को एक चिट्ठी भेजने दें। अब इयन समझता है ये लड़का जिसका शरीर अब उसका है, उसे जैसे एक कैदी की तरह रखा गया था। वो शांत स्वर में कहता है, अब मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन हैना अचानक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, कृपया खाना छोड़ दीजिए, मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं, उन्हें वही मिलता है जो आप नहीं खाते। इयन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं मदद मांगूं तो मुझसे मुंह मत मोड़ना। हैना बिना हिचक के सिर हिलाती है, मैं वादा करती हूँ। वो धन्यवाद कहकर चली जाती है। अब कमरे में अकेला इयन पहली बार आराम से सांस लेता है। वो थक चुका है। स्पेस टाइम मैजिक को उसे उस पल पर लौटाना था जहां स्पेल डाला गया था, पर वो न सिर्फ बहुत पीछे आ गया, बल्कि किसी और शरीर में फंस गया है। वो जानता है उसे जवाब चाहिए और उसके पास सिर्फ एक सुराग है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो इंपीरियल पैलेस में है। किसी भी हाल में उसे वहां पहुंचना है। वो डिसाइड करता है, क्यों ना मैजिक को टेस्ट किया जाए, क्या ये शरीर भी वैसा ही है जैसा उसका था? वो मंत्र बोलता है और वो काम करता है। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, ये शरीर नेचुरली मैजिक का उपयोग कर सकता है, और उस पर इस लड़के का नाम भी इयन ही है। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। हैना ने उसका खाना ला दिया है। वो कहता है, दरवाजे पर ही छोड़ दो। हैना चली जाती है। इयन बाहर आकर थाली उठाता है और तुरंत देखता है एक हिस्सा गायब है। वो मुस्कुराता है, हैना ने अपनी फीस रख ली है, लेकिन जो बचा है वो बहुत ही कम है। उसे याद आता है दोपहर में गूला नामक पौधा सर्व नहीं किया गया था। गूला एक पौधा जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है और बेरियल एम्पायर की स्टेपल डाइट बन चुका है। पहले लोग इससे डरते थे, इसके बीज जहरीले थे, लेकिन जैसे ही इसकी सही प्रिपरेशन पद्धति खोजी गई, आधा साम्राज्य भूख से मरने से बच गया। इयन जानता है ये डिस्कवरी अभी 50 साल दूर है। वो सोचने लगता है, अगर वो ये ज्ञान पहले बांट दे तो शायद वो भविष्य में आने वाले अकालों को रोक सके। शायद ये उसका एक छोटा पर मीनिंगफुल कदम होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे साम्राज्य के लिए। थोड़ी ही देर बाद उसे काउंट के ऑफिस में बुलाया गया। वहां काउंट ने बताया कि कुछ ही दिनों में एक खास बैंक्वेट होने वाला है, जिसमें सेंट्रल रीजन से कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं। हमारा बॉय वादा करता है कि वो अच्छे से बिहेव करेगा और फैमिली के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। काउंट फिर एक पाउच उसकी तरफ फेंकता है जो कॉइन्स से भरा होता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ ने भेजा है, साथ में एक लेटर भी। चूंकि एमसी पढ़ नहीं सकता, काउंट कहता है कि अपने ट्यूटर से पढ़वा लेना। काउंट ये भी वादा करता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपनी माँ से मिलने का मौका मिल सकता है। सर्वेंट वापस आता है और काउंट को बुलाता है, जो फिर बाहर चला जाता है। अकेला बचा हमारा हीरो कमरे को देखता है और उस लड़के के लिए थोड़ा सा दुख महसूस करता है जिसके शरीर में वो अब है। तभी उसकी नज़र डेस्क पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। वो उन्हें उठाकर पढ़ना शुरू करता है। एक पेपर में दूसरे अकाउंट बुक का जिक्र होता है। तभी उसे समझ में आता है कि काउंट सीक्रेटली टैक्सेस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के बजाय खुद रख रहा है। शायद यही वजह है कि मोलन इतनी दूर कैपिटल से यहाँ आया है। तभी काउंट लौट आता है। हमारा बॉय एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, सोचता है कि अब पकड़ा जाएगा, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। उसकी मैजिक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। सर्वेंट जो काउंट के साथ लौटा है मान लेता है कि लाइट खराब हो गई है और मोमबत्ती जलाने जाता है। जलाते वक्त वो कुछ चीजों से टकरा जाता है और उसके हाथ से सारे पेपर्स गिर जाते हैं। काउंट उसे डांटता है और पेपर्स उठाने को कहता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई और भी है। वो पर्दा खोलता है और एमसी को कॉइन पाउच के साथ खड़ा देखता है। काउंट पूछता है कि वो इतनी देर से वहां कर क्या रहा है। एमसी सिंपली कहता है कि उसने तो जाने को नहीं कहा था। काउंट फिर बताता है कि हेवनली वॉरियर ट्राइब ने उसकी सिग्नेचर वाली एक लेटर मांगी है। वो चाहता है कि अब से एमसी उन्हें समय समय पर लेटर भेजे, क्योंकि उन्हें हैंडल करना काफी ट्रबलसम होता है। वो कहता है कि कंटेंट ट्यूटर तैयार करेगा, उसे सिर्फ कॉपी करना होगा। इसके बाद एमसी को डिसमिस कर दिया जाता है। बाहर जाते समय उसके दिमाग में एक बात घूमती रहती है, अगर लड़का पढ़ नहीं सकता था तो उसकी माँ ने इतना एक्सपेंसिव पेपर वाला लेटर क्यों भेजा। लेटर में माँ लिखती है कि वो काउंट की वजह से ठीक हैं। वो उसकी सेहत का हाल पूछती हैं, चेल से अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं और उसे फ्रेंड बनाने की कोशिश करने को कहती हैं। अंत में एक रिक्वेस्ट भी है जिसे पढ़कर एमसी को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो ठान लेता है कि इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। 2 दिन बाद डिनर के लिए गेस्ट्स आते हैं। 2 व्यक्ति, डॉर और मैक।
खाने की टेबल पर मोलेन उसके आउटफिट की तारीफ करता है। हमारा बॉय कहता है कि उसे इस इवेंट का इंतजार था और वो कैपिटल की लाइफ के बारे में जानने के लिए जेन्युइनली क्यूरियस है। मैक पूछता है कि वो किस चीज को लेकर क्यूरियस है। हमारा हीरो कहता है कि वो जानना चाहता है कि कैपिटल के लोग कितने केपेबल होते हैं और वहाँ का खाना कैसा होता है। डॉर बताता है कि कैपिटल में भी खाना कुछ खास नहीं होता, जैसे गांवों में अमीर अच्छा खाते हैं और बाकी जो मिल जाए वो कहता है कि शायद कुछ नए डिशेस लाए जा सकते हैं। एमसी सुझाव देता है कि जो चीजें आमतौर पर इनएडिबल मानी जाती हैं, शायद उन्हें भी कुछ खास बनाया जा सकता है। आखिर नेचर की किसी भी चीज की कोई फाइनल रैंकिंग नहीं होती, जो पेट भरे वही सबसे अच्छा। मैक कहता है कि एमसी की बात सुनकर वो उसे सेकंड प्रिंस गेल वेरो जैसा लग रहा है। उस नाम पर हमारा बॉय ठहर जाता है। उसे याद आता है कि इतिहास में यही प्रिंस एक रिबेलियन लीड करता है जिसमें मैजिशियंस शामिल थे, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया था। अब वो सोचता है कि क्या ये तीनों प्रिंस के गुप्त सपोर्टर्स हैं। वो जानता है कि ट्रेटर्स के करीब जाना डेंजरस है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि शायद इनका यूज अपने बेनिफिट के लिए किया जा सकता है। डिनर के बाद मोलन काउंट से परमिशन मांगता है कि वो एमसी के साथ थोड़ी देर बाहर वॉक कर सके। काउंट थोड़ी हैरानी जताता है, लेकिन हाँ कह देता है और साथ में चेल को भी भेज देता है। मोलन को कोई आपत्ति नहीं होती। बाहर चेल ऑलरेडी स्वेटिंग है, इतना चलना उसे भारी लग रहा है। मैक उसे रियश्योर करता है कि डेस्टिनेशन पास ही है और कुछ देर आराम कर सकते हैं। वो चेल को एक पेड़ के पास ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। दाओरे चुपचाप पीछे पीछे चलता है और एमसी और मोलन आगे बढ़ते हैं। जब वो झील तक पहुंचते हैं, मोलन उस पल का जिक्र करता है जब उसने देखा था कि हमारे हीरो की आंखें सुनहरी हो गई थीं। वो पूछता है, क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो? हमारा लड़का ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। मोलन समझाता है कि प्रिंस गेल को हमेशा से मैजिक यूजर्स में गहरी दिलचस्पी रही है, क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं। एमसी तब पूछता है, क्या बस यही जानना था या कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो? मोलन चुप हो जाता है। एमसी मुस्कुराता है और साफ कह देता है कि उसे पता है मोलन यहाँ फेक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। फिर वो एक डील प्रपोज करता है। उसे भी कुछ चाहिए और शायद अब मौका है बार्गेन का। मोलन इंटरेस्ट दिखाता है और सीधे पॉइंट पर आता है, क्या तुम ब्रा की सेकंड लेजर वाकई देने को तैयार हो? मगर हमारा हीरो सिर्फ हाँ में सिर नहीं हिलाता। वो जानना चाहता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। टैक्स इवेजन कोई छोटा क्राइम नहीं है। अगर मामला बिगड़ गया तो वो भी फंस सकता है और बिना किसी सॉलिड फायदा के वो ऐसा रिस्क नहीं लेने वाला। मोलन उसे रियश्योर करता है, तुम अभी ऑफिशियली ब्रॉक फैमिली का हिस्सा नहीं हो। अगर तुम अडॉप्शन से पीछे हट जाओ और सब वैसे ही रहने दो तो न तुम्हें डेथ का सामना करना पड़ेगा, न ही हेवनली वॉरियर्स क्लैन में घसीटा जाएगा। मगर यही तो हमारा लड़का नहीं चाहता। वो आगे की सोच रहा है, खुद को इंपीरियल पैलेस की हार्श सज्जा से बचाते हुए टेरिटरी हासिल करने का रास्ता निकालना चाहता है। इसलिए उसका प्लान है हेवनली वॉरियर्स क्लैन से डायरेक्टली जुड़ने का, बिना किसी फैमिली रजिस्ट्रेशन के। मोलेन कुछ देर के लिए शॉक में आ जाता है, क्या तुम सच में बारबेरियन क्लैन ज्वाइन करने का सोच रहे हो? और हमारा लड़का फुल सीरियस है। उसे पता है जैसे ही मोलेन ब्रॉक की एम्बेजलमेंट रिपोर्ट करेगा, काउंट सबसे पहले उसी पर शक करेगा, खासकर जब से वो मोलेन के करीब रहा है। इसलिए वो हेवनली वॉरियर्स से अलायंस बनाने की सोच रहा है, जिनके कभी भी ब्रॉक फैमिली या इंपीरियल पैलेस से अच्छे संबंध नहीं रहे। और वैसे भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्लैंस में से एक हैं। परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम। साथ ही उसे पता है कि अगर सब कुछ बिगड़ा तो न मोलेन न कोई और उसकी या उसकी माँ की रक्षा करेगा। मोलेन शांत हो जाता है। शायद उसने इतना बोल्ड जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ देर बाद वो एक्सक्यूज लेकर चला जाता है चेल को चेक करने, जो अब तक नहीं लौटी। एमसी समझता है कि उसका जवाब शायद मोलेन के दिल में गहराई से उतर गया है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं क्योंकि उसके पास खुद के भी काम है। जाते जाते मोलेन उसे होम टाउन को लास्ट टाइम प्रॉपरली देखने की सलाह देता है। यही सोचते सोचते एमसी को ब्रॉक फैमिली के डाउनफॉल का वक्त याद आता है। अब वो इंपीरियल पैलेस के पास भी नहीं जा सकता, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम यूज करे। उसका गोल क्लियर है, हेवनली वॉरियर्स क्लैन को जीतना, सेकंड लेजर को काउंट के डाउनफॉल में इस्तेमाल करना और उसी मोमेंटम से खुद को पैलेस में ऊपर ले जाना। तभी उसे एक क्लोक्ड फिगर दिखती है। पास जाकर देखता है, उसकी माँ हैना ने उसका मैसेज पहुंचा दिया था, इसलिए वो वहां उसका इंतजार कर रही थी। माँ पूछती है, तू ठीक है ना? वो मुस्कुराता है, सब ठीक है, आपने जो भी भेजा था सब मिला। फिर वो माफी मांगता है कि ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाया। एक पाउच में गोल्ड कॉइन्स निकालकर पूछता है, ये आपने भेजे थे? वो सिर हिला देती है, इतना तो मैं कभी सेव ही नहीं कर सकती। लेकिन एमसी वो पाउच फिर भी उन्हें दे देता है। तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं टाइमिंग की डिटेल्स हैना के जरिए भिजवा दूंगा। माँ को शक होता है कि कुछ चल रहा है। वो कहती है, अगर तू काउंट के घर से भागने की सोच रहा है तो बस चला जा, तुझे वहां भेजना ही मेरे लिए बहुत पेनफुल था।
अब अगर वहां रहना मुश्किल हो गया है तो मैं तुझे और तकलीफों में नहीं देख सकती। माँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता है। उसकी माँ कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा, उसकी आंखों में पल भर के लिए गोल्डन ग्लो चमक उठा। उसी वक्त दूर से मुलन की आवाज आई, हे कम क्विक। मेन कैरेक्टर ने पलटकर माँ से कहा, कुछ गुला सीड्स इकट्ठा कर लेना, आगे तुम्हारे काम आएंगे। फिर उसने हाथ हिलाया, मुस्कुराया और बोला, ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। जाने से ठीक पहले माँ ने उसे एक छोटा सा फ्लावर पॉट पकड़ाया, वही जिसे वह बचपन में संभालता था। उसने झिझकते हुए उसे लिया और कहा, थैंक यू माँ। अगली सुबह हमारा लड़का चेल के साथ चल रहा था। वो दोनों बात कर रहे थे कि उनके शरीर एक दिन पहले इतने थके हुए क्यों थे। मेन कैरेक्टर ने चेल को धन्यवाद दिया कि उसने काउंट से परमिशन लेकर उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर आने की इजाजत दिलाई। चेल ने जब ट्रेनिंग की बात की तो हमारे हीरो ने उसे भरोसा दिलाया कि कैप्टन सब एडजस्ट कर देगा। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे तो देखा कि कैप्टन अब भी अधनींद में था। कैप्टन ने सुस्त आंखों से उन्हें देखा और लड़खड़ाते हुए पूछा, चेल यहाँ क्यों है? चेल ने कहा कि वो बस देखने आया है, लेकिन कैप्टन ने टोक दिया कि चेल पहले कभी नहीं आया। कैप्टन के आसपास अल्कोहल की तेज महक थी और चेल ने तुरंत उसे महसूस कर लिया। उसने कैप्टन को याद दिलाया, मैं काउंट का वारिस हूँ, जब चाहूँ आ सकता हूँ। फिर बोला, फिजिकली अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। कैप्टन ने उन्हें पीछे बुलाया और जगह की पूरी टूर दी। कैप्टन ने उन्हें सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया, फिर वेयरहाउस और एक ब्रेक रूम भी, जहां ट्रेनीज रात भर की प्रैक्टिस के बाद आराम करते हैं। चलते चलते उन्होंने एक ग्रुप देखा जिसे सख्ती से डांटा जा रहा था। एमसी और चेल को पता चला कि वो ग्रुप अनाथ बच्चों का है। कैप्टन ने मजाक में कहा, अगर तुम्हारी किस्मत साथ न देती तो तुम भी इनमें होते। एमसी ने चेल की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू थिंक? चेल को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने सख्ती से कहा, ऐसी बातें मजाक नहीं होती। जब एमसी देख रहा था तो एक ट्रेनी ने उसका ध्यान खींचा। बाकी सब थक चुके थे, पर वो अब भी खड़ा था। कैप्टन ने बताया, उसका नाम बेरिक है। ये लड़का बहुत सरदर्द है, थियो ने कहा। बेरिक का आउटबर्स्ट इतना इंटेंस था कि चेल भी समझ गया कि इसमें कुछ अलग है। कैप्टन थियो को बेरिक में टैलेंट कम और मेहनत ज्यादा लगती है। उसका मानना है, कुछ चीजें सिर्फ कोशिश से नहीं मिलती, कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। थियो की टोन में वार्निंग थी, सीधी हमारे हीरो के लिए। एमसी ने बात को अनसुना किया और बोला, चलो अब छांव में आराम करते हैं। बेरिक को देखते हुए उसे अपनी पुरानी हालत याद आ गई। थियो की वो बात की, अगर किस्मत साथ न देती, उसे अंदर तक चुभी। एमसी धीरे धीरे बेरिक के पास गया। बेरिक ने बिना देखे कहा, दूर रहो। एमसी ने कहा, तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो। फिर उसने बेरिक के होठों पर कुछ बूंदें पानी की डाली। मैजिक का ये असर सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसमें थोड़ा भी एफिनिटी हो, और जैसा उसने सोचा था, प्रतिक्रिया मिल ही गई। बेरिक के अंदर कुछ था, हल्का सा ट्रेस एक मैजिक सोर्ड्समैन का। बेरिक ने गुस्से में कंटेनर फेंक दिया। तूने मुझे क्या दिया? एमसी ने शांत स्वर में कहा, कुछ खास नहीं, और वहां से निकल गया, मुस्कुराते हुए। उसे साफ महसूस हो रहा था, बेरिक की बॉडी अब थोड़ी रिकवरी कर रही है। बेरिक खुद भी बदलाव महसूस कर रहा था, एक अजीब सी रिन्यूड एनर्जी उसके अंदर थी। बाद में एमसी ने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वह ठीक है और माँ भी स्वस्थ रहे जब तक वह वापस लौटे। लेटर के साथ ही उसने अपनी पसंद का एक गाना भी लिखा। लिरिक्स पूरे ध्यान से। ये गाना उसके लिए सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक मेमोरी थी, माँ के साथ बिताए समय की। का ट्यूटर उसकी सोच की तारीफ करता है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है, जैसे उसका ध्यान कहीं और है, मानो उसे कोई अर्जेंट काम निपटाना हो। एमसी ये नोटिस करता है और सीधा पूछ लेता है। ट्यूटर थोड़ा चौंक जाता है। एमसी कहता है, आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। फिर वो सेंट्रल बैरल यूनिवर्सिटी का जिक्र करता है और अंदाजा लगाता है कि शायद ट्यूटर का वहाँ किसी से कोई कनेक्शन है, पर साथ ही जोड़ता है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। ट्यूटर ज्यादा कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक डॉक्यूमेंट गिरा देता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमारा लड़का और चेल लैप्स ले रहे होते हैं। चेल की सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन थियो कहता है, कम से कम 30 मिनट और। तभी कुछ ऐसा होता है जो सबका ध्यान खींच लेता है। बेरिक किसी पर वुडन सोर्ड से चार्ज करता है। वो बिना रुके बार बार वार करता है। सामने वाला बंदा बड़ी आसानी से उसके सभी वार डिफ्लेक्ट करता है, फिर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है, काम डाउन। उसका नाम है मिरोल। जैसे ही बेरिक उसे नाम से पुकारता है, मिरोल भड़क उठता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे वार्निंग देता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मारा जाएगा। मिराल चला जाता है। हमारा हीरो फिर बेरिक के पास जाता है, लेकिन फिर वही जवाब, स्टे अवे फ्रॉम मी। पर एमसी पीछे नहीं हटता। वो कहता है, अगर मेल जैसे किसी को हराना है तो स्ट्रैटेजी चाहिए। बेरिक को ये बात अच्छी नहीं लगती,
उसे लगता है कि एमसी उसे किसी कावर्ड ट्रिक का सुझाव दे रहा है। वो साफ कह देता है, मैं ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाता। एमसी समझता है कि यही बेरेरिक की नेचर है। बेरेरिक तलवार उठाता है और कहता है, शट अप, वरना चोट खाओगे। मिराल को जैसे ही उसके मूवमेंट का अंदाजा होता है, वो कुछ समझ नहीं पाता। एक पल में बेरेरिक उस पर गिरता है, उसे जमीन पर दबोच लेता है और नॉन स्टॉप पंचेस बरसाने लगता है। इतना सडन था सब कुछ कि आसपास खड़े लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर जैसे सबको होश आता है, वो दौड़कर बेरेरिक को खींच लेते हैं, लेकिन बेरेरिक रेजिस्ट नहीं करता, बस जोर से हंसता है, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके अंदर से निकल गया हो। वो मेल को ब्लेम करता है। उसने सोचा फाइट खत्म हो गई है, इसलिए पीठ मोड़ दी। यही उसकी गलती थी। वो क्लियरली उस पल का मजा ले रहा था। थियो आगे आता है और एक पंच बेरेरिक को मारता है। फिर वो ऑर्डर देता है, मैल को इन्फर्मरी ले जाओ और बेरेरिक को पनिशमेंट रूम में बंद करो। इसके बाद वो एमसी से पूछता है, बेरेरिक ने कुछ सीरियस किया क्या? एमसी कंधे उचकाकर कहता है, नहीं, बस थोड़ी सी गाली गलौज हुई थी पहले। थियो कहता है, आज की ट्रेनिंग यहीं बंद कर दो, माहौल सही नहीं है। एमसी सहमत होता है और पूछता है, बेरेरिक को क्या सजा मिलेगी? थियो कहता है, वो हमेशा से ट्रबल मेकर रहा है, हम बात करेंगे, पर शायद उसे कोड़े पड़ेंगे और फिर उसे निकाल दिया जाएगा। एमसी को यह आउटकम बुरा नहीं लगता। उसका असली गोल तो ये था ही नहीं, लेकिन अगर बेरेरिक किसी ग्रुप से जुड़ा न रहे तो आगे उसे इस्तेमाल करना आसान होगा। कुछ देर बाद वो मोलेन और बाकी लोगों से मिलता है, जिन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। मोलेन समझाता है कि काउंट बहुत शार्प है और अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत पकड़ लेता है, इसलिए वो प्रूफ मांगते हैं। एनसी अग्री करता है और एक डिटेल्ड प्लान रखता है। वो टोटल ग्रेन हार्वेस्ट का डेटा निकालेगा, मोन की पहाड़ियों से मिलने वाले माइनिंग रिजल्ट्स जुटाएगा और किसानों से लिए गए टैक्सेस की डिटेल्स भी लेकर आएगा। मोलेन उसकी सीरियसनेस देखकर इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि ये कोशिश उनकी फ्यूचर बदल सकती है। एमसी उसका शुक्रिया अदा करता है और अब वो ऑलमोस्ट श्योर है कि जो सील मोलेन पहनता है वही सील उस डॉक्यूमेंट पर भी थी जो ट्यूटर गिरा गया था। अब जबकि मलन और ट्यूटर के बीच का कनेक्शन बस एक शक नहीं रहा, मेन कैरेक्टर उसे भविष्य में इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। मीटिंग से लौटते समय अचानक कोई उसे खींच लेता है। कुछ पास के वर्कर्स आवाज सुनते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कोई जानवर होगा, पर वो आवाज बेरेरिक की थी, जो उसे दीवार से कोने में घेर देता है। एमसी हैरान हो जाता है, तू अंदर आया कैसे? बेरेरिक गुस्से में जवाब देता है, मैंने पूरी रात हंगामा किया, आखिरकार हेड बटलर ने मुझे इजाजत दे दी कि जब चाहूं आ सकूं। उसी वक्त एमसी को समझ आता है, काउंट ने शायद एक और जोड़ी आंखें उस पर नजर रखने के लिए भेज दी हैं। बेरेरिक उस पर इल्जाम लगाता है, तूने मुझे ड्रग किया है, हर बार जब भी मिले मेरे शरीर में अजीब सी हालत होती है, मैं किसी से लड़ने के लिए ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाता। एमसी बस मुस्कुराता है, तेरे पास स्पिरिट है पर दिमाग कम है। वो बताता है कि जो पानी बेरेरिक ने पिया वो तो नॉर्मल सप्लाई से आया था और उसके बाद बस हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा था। एमसी उसे इशारा करता है कि उसे अच्छे से पता है बेरेरिक असल में किस चीज को लेकर क्यूरियस है, पर वो उससे पहले ही कह देता है, मेरी गोल्डन आइज के बारे में किसी से कुछ मत कहना। बेरेरिक जैसे ही उसकी आंखें देखता है, डर के मारे पीछे हट जाता है। एमसी आगे बोलता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अंत में वो एक शर्त रखता है, बेरेरिक को उसका बॉडीगार्ड बनना होगा। बदले में वो उसकी अंदर की छिपी ताकत को अनलॉक करने और कंट्रोल करना सिखाएगा। बेरेरिक कंफ्यूज हो जाता है, तू किस बारे में बात कर रहा है? एमसी पूछता है, क्या कभी मैजिक सोर्ड्समैन के बारे में सुना है? बेरेरिक सिर हिलाता है, ना मैं। फिर एमसी पूछता है, जादू के बारे में? फिर भी जवाब नहीं। एमसी समझाने लगता है, इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो अपनी सोल के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, उसे ही मैजिक कहते हैं। एमसी बताता है कि बेरेरिक में वो पोटेंशियल है, पर वही शक्ति उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, इसलिए उसका सारा फिजिकल ट्रेनिंग बेकार जा रहा है। बेरेरिक को उसके शब्द इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। वो और कुछ सुने बिना ही बोल पड़ता है, स्टार्ट नाउ, जस्ट गिव द कमांड। एमसी उसे समझाता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसे अपनाने का मतलब है बॉर्डर पार करना, सब कुछ पीछे छोड़ देना। बेरेरिक मुस्कुराता है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, ना घर ना परिवार। एमसी आखिरी बार कहता है, तू मर भी सकता है। बेरेरिक शांत पर ठोस लहजे में कहता है, अगर तेरे साथ नहीं गया तो भूख से वैसे भी मर जाऊंगा। एमसी को उसका जवाब पसंद आता है। डील पक्की हो जाती है। उसकी नज़र में बेरेरिक रेकलेस है, जिद्दी है और थकने का नाम नहीं लेता। और यही क्वालिटीज एक मैजिक सोर्ड्समैन के लिए जरूरी हैं। एक कहावत है, सबसे खतरनाक फाइटर्स थोड़े अजीब होते हैं। वो पीछे नहीं हटते, मौके नहीं छोड़ते और मौत से नहीं डरते। और जो मौत से नहीं डरता उसे कोई भी दुश्मन नहीं बनाना चाहता। यहीं पर उनका मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। अगले दिन काउंट एमसी को लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन एमसी की नज़र कहीं और अटकी होती है। उसकी नज़र काउंट की उंगली में पहनी रिंग पर टिक जाती है। काउंट को ज्यादा गहनों से लगाव नहीं, फिर भी वो हमेशा वो एक ही अंगूठी पहनता है। वो अंगूठी ना तो शादी की लगती है,
और ना ही किसी महंगे पत्थर से जड़ी हुई, बल्कि डल और फ्लैट सी होती है। एमसी समझ जाता है ये शो ऑफ के लिए नहीं, कोई खास काम के लिए है। उसी वक्त एक हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, बिल्कुल वैसी जैसी उसने काउंट के ऑफिस में ड्रॉर के पास सुनी थी। एमसी की नजर ज्यादा देर तक उस अंगूठी पर टिकी रहती है। काउंट को यह महसूस होता है। वो उसे टोकता है, खाने पर ध्यान दो। एमसी तुरंत माफी मांगता है और माहौल बदलने की कोशिश करता है। काउंट पूछता है, तुमने नया दोस्त बनाया है? एमसी बताता है बरेरिक के बारे में, कैसे ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई और वो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो जोड़ता है, पर जो झगड़ा बरेरिक ने किया उसकी वजह से लगा कि शायद फिर मिलना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब काउंट ने उसे बेरिक से मिलने से नहीं रोका। जब काउंट ने पूछा कि असल में हुआ क्या था, तो हमारे लड़के ने बताया कि बेरिक ने किसी को मारा था। स्टेपमदर तुरंत भड़क गई। उसे ये पसंद नहीं आया कि उसका स्टेपसॉन ऐसे लड़कों से दोस्ती कर रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि काउंट ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसने साफ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं, लेकिन अगर 1 महीने में तुमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा तो मैं बेरिक को इसके लिए जिम्मेदार मानूंगा और उसे सजा दूंगा, मौत की सजा। इसी दौरान गार्डन के एक कोने में हमारा ट्यूटर चुपचाप मोलेन से मिल रहा था। बातचीत खत्म होते ही हमारा हीरो वहां पहुंच गया। उसने टीचर से कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। टीचर ने बात को हल्का करने की कोशिश की, बोला, बस यूं ही बात कर रहा था। लेकिन एमसी ने देख लिया था, ये कोई कैजुअल बात नहीं थी। उसने कहा, ब्रॉक टेरिटोरी राजधानी से दूर है, यहाँ एम्परर की पकड़ कमजोर है और सेंट्रल पावर से टेंशन हमेशा बनी रहती है। फिर उसने सीधे धमकी दे डाली, सोचो, अगर काउंट को पता चला कि एक कैपिटल का सिविल सर्वेंट मैंशन के पीछे ट्यूटर से मिल रहा है तो क्या होगा? टीचर का चेहरा सफेद हो गया। वह बोला, प्लीज प्रिटेंड तुमने कुछ नहीं देखा। हमारा हीरो बोला, ठीक है, पर इसकी कीमत लगेगी। पहली शर्त, कल काउंट को गार्डन में कम से कम आधा घंटा घुमाते रहो। दूसरी शर्त, तुम डिजर्ट के बारे में जानते हो तो लेट स्प्रिंग का मौसम और एक डिटेल्ड मैप ले आना। बाकी डिटेल उस पर छोड़ दी, क्योंकि उसे पता था टीचर बेवकूफ नहीं है। शाम को एमसी ने अपने दिमाग में अटके उस आइडिया पर काम शुरू कर दिया। उसने मैजिक की मदद से काउंट की रिंग को रिक्रिएट करने की कोशिश की। उसने रिंग का आकार याद करते हुए स्केच बनाया। यह आसान नहीं था। डायमीटर सही बैठाना एक बात थी, उसे सही आकार में बनाना दूसरी। हैना को स्केच दिखाया। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो वही रिंग है जो काउंट हमेशा पहनता है। वो बोली, वो कभी भी वेडिंग बैंड नहीं पहनता, बस यही रिंग। और उसने एक बार कहा था उसे डायमंड पसंद नहीं, लेकिन ये तो साफ डायमंड है और उसका रंग अजीब है। उसकी बात सुनकर एमसी सोच में पड़ गया। डायमंड से की बनाना बिना कारण के नहीं होता। फिर उसे याद आया, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर काउंट की ड्रॉर किसी इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म से लॉक है तो उस रिंग का मटेरियल मैटर करता है। उसने हैना का शुक्रिया अदा किया और बोला, अब इस स्केच के आधार पर एक वुडन रिंग बनवाओ। ऊपर की परत रबर की होनी चाहिए। अगले दिन प्लान के मुताबिक ट्यूटर काउंट को गार्डन में ले गया। एमसी छुपकर सब देखता रहा। जैसे ही मौका साफ हुआ, उसने हैना से रिंग मांगी। रिंग देखकर वो जेन्युइनली इम्प्रेस्ड था। इस कारपेंटर ने तो कमाल कर दिया। उसने हैना को कुछ कॉइन्स दिए, अपने भाई बहनों के खाने पर खर्च करना। अब उसने क्रैंकी मूड वाले बेरिक को थोड़ी मैजिक दी। बेरिक इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया, लेकिन एमसी ने उसे शांत रहने को कहा। सीरियसली लेना होगा, ये प्ले नहीं है। फिर वह चुपचाप काउंट के ऑफिस में घुस गया, सीधे डेस्क की ओर गया, सीक्रेट ड्रॉर खोली। अंदर हेवनली वॉरियर्स क्लैन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। वो भाषा उसे पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन सिंबल्स और नंबर्स उसने नोट कर लिए। उसने प्लान बनाया, एक फेक लेकिन ऑफिशियल लुकिंग वर्जन तैयार करेगा, साथ में स्टैंप भी लगाएगा। उसे पता था कैपिटल के लोग उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करने वाले हैं और काउंट की टैक्स रिपोर्ट से क्रॉस चेक करेंगे। काम पूरा होने के बाद उसने सारे पेपर्स एग्जैक्ट जगह पर वापस रख दिए। लेकिन जैसे ही वो निकलने ही वाला था, दरवाजे पर नॉक हुआ। किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि एमसी ठीक वहीं खड़ा है। काउंट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस एड को उसने खुद अंदर लाया था वो उसकी ऑफिस में घुस आया। हेड बटलर, काउंट गरजते हुए चिल्लाता है, इसे अभी के अभी बाहर फेंको और इसका हर एक सामान जब्त कर लो, आखिरी चीज तक। इसके बाद पूरा एस्टेट शोरगुल और अफरा तफरी से भर जाता है। बरेरिक को ये सब हलचल दिखाई देती। वो एमसी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या उस एड वाला मामला सुलझ गया? एमसी जवाब देता है, अगर उसे रोका ना गया होता तो बहुत बड़ा मसला बन जाता, लेकिन अब संभाल लिया गया है। बरेरिक संतुष्ट नहीं दिखता। वो बड़बड़ाता है, मैं तो मरते मरते बचा सिर्फ तेरी वजह से। असल में एड को काउंट के ऑफिस में घुसने से बरेरिक रोक नहीं पाया था और एमसी को मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बेहोश करना पड़ा। अब काउंट को शक है कि एड उसकी प्राइवेट चीजों की जासूसी कर रहा था, लेकिन एमसी का ध्यान अब असली मिशन पर है। ट्यूटर ने उसे खुद का बनाया हुआ नक्शा दिया है
और साथ में मौसम का पूर्वानुमान भी, जिसमें साफ लिखा है कि उस रीजन में तूफानी रेत सैंडस्टॉर्म आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ट्यूटर ने खास हिदायत दी है, केयरफुल रहना रास्ते में। उस नक्शे के साथ एक मेमो भी दिया गया है जिसके कंटेंट्स एमसी अब ध्यान से पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो चीज उसे परेशान कर रही है वो है अगली मैट्रियार्च कौन बनेगा। ये विषय काउंट की सीक्रेट ड्रॉअर में छुपा हुआ मिला है, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। एक लेटर मिला है जिसमें हेवनली वॉरियर्स क्लैन की हाल की घटनाओं का जिक्र है और किसी को सीधे संबोधित किया गया है। एमसी इन विचारों में खोया हुआ है, तभी बैररिक अचानक उसे ख्यालों से बाहर खींच लाता है, एक अजीब सी बात कहकर। ब्लैक चीज लिखाई है और वाइट वाला कागज। एमसी हंसी रोकते हुए फोकस वापस लाता है और पूछता है, काम पूरे हुए? बैररिक का चेहरा चमक उठता है। सब काम निपटा दिए। उसने की जला दी, मोलन को डॉक्यूमेंट दे दिया, वहां से गोल्ड ले लिया और एमसी की मां फिया को मैसेज भेज दिया कि वो तुरंत छुप जाए। इसके साथ साथ फिया को गुला सीड्स इकट्ठा करने और सुरक्षित रखने के लिए भी कह दिया गया है। एमसी उसे एक सराहनीय नजर से देखता है और अप्रूवल में सिर हिलाता है। तभी एमसी खिड़की से देखता है, कुछ लोग पहुंचे हैं। वो बैररिक से कहता है, फ्रंट गेट पर अब शोर मचने वाला है, तू पीछे वाले दरवाजे से निकल। कुछ ही देर बाद एमसी को काउंट द्वारा बुला लिया जाता है। काउंट उसे इंट्रोड्यूस कराता है बलमी सिन नरसिन से, जो हेवनली वॉरियर्स क्लैन का इन्वॉय है और क्लैन हेड ककांटियर का छोटा भाई। पहले नूररिन खुद का परिचय देता है, फिर एमसी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। काउंट वक्त बर्बाद नहीं करता और सीधा पूछता है, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? नूररिन बताता है कि वाइस हेड विंचन की हालत अब क्रिटिकल है और वो चाहते हैं कि पीस डिस्कशन अब और डिले ना हो। उनके अनुसार जो बात अभी होने जा रही है वो आगे आने वाली बड़ी घटनाओं की तैयारी है। उनके क्लैन में वाइस हेड की मौत क्लैन हेड से भी ज्यादा स्पिरिट और इमोशन से जुड़ी होती है। क्लैन हेड ने पोजीशन जीतकर हासिल की, लेकिन वाइस हेड को लोग स्पिरिचुअल गाइड मानते हैं। अगर विंचन का देहांत हो जाता है तो पुरानी परंपरा कहती है 1 साल का मोर्निंग रखा जाएगा। इससे पहले वे सब बातें क्लियर करना चाहते हैं। काउंट मानता है कि मामला गंभीर है, लेकिन उतना अर्जेंट नहीं कि तुरंत कदम उठाए जाएं। नूरारिन पीछे नहीं हटता। वो कहता है, विंचन ने हमें आई ऑफ ट्रूथ से गाइड किया है। अगर एमसी क्लैन की पहचान चाहता है तो उसे विंचन की आंखों में आंखें डालकर उसका एक्नॉलेजमेंट लेना होगा। काउंट उसे संदेह से देखता है और चैलेंज करता है, तुम हमारे लड़के की ब्लड लाइन पर सवाल क्यों उठा रहे हो, जबकि एम्परर के दस्तखत वाला डॉक्यूमेंट भेजा जा चुका है? नूरारिन कंधे उचकाता है, मैंने तो वो डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। काउंट जोर देकर कहता है, ये लड़का मेरी दूसरी पत्नी का बेटा है और उस सिग्नेचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नूरारिन फिर भी नहीं मानता। वो कहता है, एक कागज से क्लैन नहीं मानेगा। हम चाहते हैं कि विंचन खुद आई ऑफ ट्रूथ से उसकी ब्लड लाइन वेरीफाई करे। हमारे हीरो को तो शुरू से ही शक था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी जल्दी उसे काउंट के फैमिली रजिस्ट्री में कैसे जोड़ दिया? ये बात उसे हमेशा अजीब लगी थी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि जरूर उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके सारे शक हटवाए हैं। अब अगर वाइनोन जल्द ही मर गया तो शांति वार्ता पर उसका क्या असर होगा, ये वह नहीं जानता। वह काउंट के नजरिए से सोचता है, शायद वे रजिस्ट्री दे देंगे और कह देंगे कि कुछ अपडेट्स हुए हैं ताकि सहयोग बना रहे। लेकिन असली योजना क्या है, ये एमसी नहीं समझ पा रहा। हैरानी की बात यह है कि काउंट खुद समय मांगता है, यह कहकर कि एमसी को मानसिक रूप से तैयारी करनी चाहिए। वह अगली सुबह तक बात टाल देता है, लेकिन उसके बाद काउंट की झुंझलाहट और भी बढ़ जाती है। हेवनली वॉरियर्स के दूत का अचानक आना और खासकर नर्सरिन का हमारे हीरो की बैकग्राउंड पर शक जताना, इन सब ने काउंट को नाराज कर दिया। वह खुद अपनी कैरेज में चढ़ता है और रजिस्ट्रेशन के कागज खुद संभालने निकल जाता है। जाते जाते एमसी से कहता है, नूरिन का अच्छे से ख्याल रखना। एमसी समझ जाता है काउंट अब तेजी से हरकत में आ गया है। अब जब वह दूर है तो एमसी के पास मौका है हेवनली क्लैन से अकेले में बात करने का। बिना देर किए वह नूरारिन के पास जाता है और उसके सम्मान में एक भव्य भोज लेविश फीस्ट आयोजित करता है। खाने के बीच एमसी एक फेवर की बात करता है। वह चाहता है कि कोई उसे एस्कॉर्ट करे, लेकिन नर्सरिन तुरंत मना कर देता है। वह साफ कह देता है, क्लैन ने सिर्फ तुम्हें बुलाया है, कोई और साथ आया तो वो बस बोझ बनेगा। एमसी पीछे नहीं हटता। वह शांत रहता है और कहता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, वह काम आ सकता है। नूररिन हंस पड़ता है, लेकिन एमसी की शांति उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड कर देती। वह अचानक गंभीर हो जाता है और सीधे पूछता है, तुमने अभी क्या बकवास कह दी? नर्सरिन को लगता है कि एमसी अपने एस्कॉर्ट को उनकी सीजन्ड वॉरियर्स से कंपेयर कर रहा है, और उससे भी बुरा ये उनके डिजर्ट का अपमान है, जहां जहर से इम्यूनिटी के बिना और बिना पानी के सर्वाइवल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। एमसी फिर भी पीछे नहीं हटता। वह कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या चिंता है, पर जिस इंसान की बात मैं कर रहा हूँ वो केपेबल है। हाँ, थोड़ा बेवकूफ़ है, पर परेशान नहीं करेगा। नूररिन आखिर मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर।
एमसी का चुना हुआ एस्कॉर्ट उनके क्लैन के एक सदस्य से लड़ाई जीते। ज्यादा देर नहीं होती, सब बाहर इकट्ठा होते हैं। क्लैन का सबसे युवा सदस्य सू बेरेरिक के खिलाफ चुना जाता है। बेरेरिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे गुस्सा है, उसे एक बच्चे से लड़ना है और कोई देखने तक नहीं आया। एमसी उसे चेतावनी देता है, अंडर एस्टिमेट मत करना, नहीं तो पछताओगे। वह समझ जाता है। वॉरियर्स ने बिना कुछ कहे ही बता दिया कि यह मुकाबला देखने लायक भी नहीं है। दूसरी ओर नूररिन खिड़की से चुपचाप सब देख रहा है और यह एमसी को और चिढ़ा देता है। फिर भी एमसी का फोकस बेरेरिक पर रहता है। वह अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है, अब मैं तुझे जीतने की ट्रिक देने वाला हूं, ध्यान से सुन। सू बेरेरिक से कहती है, तेरे पास मुझे गिराने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। गिरा दिया तो जीत तेरी। बेरेरिक को पूरा भरोसा है कि 5 मिनट काफी हैं। वह कहता है, रोती हुई मत भाग जाना जब हार जाओ। बिना रुके वह हमला करता है, लेकिन सू तेज है। वह उसके हमले को आसानी से डॉज करती है, पीछे घूमती है और हंसते हुए कहती है, आखिर में रोने वाला तो तू ही होगा। जैसे ही बेरेरिक पलटता है, सू फिर से उस पर झपटती है। बेरेरिक उसे घूंसा मारना चाहता है, लेकिन वह नीचे से बच निकलती है और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारती है। वह हंसती है, तेरी मूवमेंट्स तो बहुत ही स्लो और डल हैं। बेरेरिक अब भी हार मानने को तैयार नहीं और हमारे हीरो एक कोने से सब कुछ चुपचाप देख रहा है। बेरेरिक की हालत बुरी हो रही थी। साफ दिख रहा था कि वो हारने ही वाला है। जीत तो बहुत दूर की बात थी। तभी एमसी ने फिर से मैजिक का इशारा किया और इस बार बेरेरिक ने तेजी से रिएक्ट किया। वो एक झटके में सू की टांग पकड़ता है और गुस्से में बोलता है, अब मेरी बारी है। वो उसे जमीन पर पटक देता है, दबोचकर नीचे गिरा देता है और फिर उसके गालों को इतनी जोर से मरोड़ने लगता है कि जैसे बदला ले रहा हो। एमसी ने उसे बस ग्रैब करो कहा था, लेकिन बेरेरिक ने लिटरल मतलब निकाल लिया। बेचारी सू के गालों पर मैजिक ग्रिप से जलने के निशान पड़ गए। एमसी ने उसे शांत करते हुए कहा, हार ऑफिशियली स्वीकार कर लो, फिर मैं बर्न मार्क्स हटाने के लिए कुछ दे दूंगा। फिर मन ही मन सोचता है, सच कहूं तो ये निशान उसे थोड़ी यूनिक बनाते हैं। सू गुस्से से बौखलाई हुई थी। उसने हार मान ली और चिल्ला पड़ी, अब उतर इस पर से। एमसी ने बेरेरिक को उठने का इशारा किया और अब उसका ध्यान वापस नूरारिन पर गया। अब जबकि मैच खत्म हो गया था, वो नेगोशिएशन पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। निरार्न को इस सब का अपमान सा महसूस हुआ। उसे ये पूरी स्पारिंग डिसऑनरेबल लगी, खासकर तब जब उसने पहले ही साफ कहा था कि ये सिर्फ एक लाइट फ्रेंडली मैच है। एमसी ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे सच में लगता है कि सू के बर्न मार्क्स चेहरे पर कट या गहरे घाव से बेहतर हैं। लेकिन नूरारिन को ये बात मजाक सी लगी। उसे लगा एमसी उसका अपमान कर रहा है। एमसी ने काम रहकर कहा, सू को देखो, अगर बर्न की जगह असली अटैक लगता तो। नर्सरन कुछ सेकंड देखता रहा, फिर हंस पड़ा, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है उतनी मैंने नहीं सोची थी। आखिरकार वो बैरेट को डिजर्ट मिशन में साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। एमसी उसे थैंक्स कहता है, लेकिन सू का मूड बहुत खराब था। वो सबके सामने बर्न मार्क्स की दवा की मांग करती है और गुस्से में ऐलान करती है, रेगिस्तान में बेरेरिक से मेरा युद्ध तय है। अगले दिन काउंट और नूररिन की प्राइवेट मीटिंग होती है। काउंट कहता है कि वो पहले की सभी रिक्वेस्ट्स मानने को तैयार है और शांति समारोह 1 हफ्ते में होगा। कोई भव्य तैयारी नहीं होगी। समय बहुत कम था। नूररिन पूरे सम्मान से हेवनली वॉरियर्स की ओर से धन्यवाद देता है। काउंट कहता है, अपने क्लैन चीफ को मेरा समर्थन देना और भगवान की कृपा से हमारी संधि पूर्ण मानी जाए। 1 हफ्ता बीत जाता है। अब वो दिन आ गया है जिसका इंतजार था। रवाना होने से पहले हैना उसे गले लगाकर कहती है, सुरक्षित लौटना। मेरा भाई तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ खास बनाने की सोच रहा है। एमसी उसे कहता है कि उसके जाने के बाद वो काउंट की एस्टेट छोड़ दे। उसके लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन एमसी मानता है कि यही सही रहेगा। वो उसे धन्यवाद देता है, अब तक जो भी किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब वो पूरी तरह तैयार है। इस एस्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं रहा। अब वो सीधे हेवनली वॉरियर्स के क्लैन की ओर निकल पड़ा है। बाद में काउंट और एमसी काकांटियर से मिलने पहुंचते हैं, जो क्लैन के मुखिया हैं। काउंट खुद का परिचय देता है और फिर सीधा अग्रीमेंट की बात पर आता है। वो एक होमोजेनिटी पोशन निकालता है जो ब्रैक परिवार ब्लड लाइन वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। एमसी और काउंट दोनों उस पोशन में अपना खून डालते हैं। तभी नर्सरिन झुककर कोआंटे के कान में कुछ कहता है। कोआंटे कहता है, हमें वाइस हेड विंचिन की जरूरत पड़ेगी लीनिएज कंफर्म करने के लिए। काउंट ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन अंदर से समझ जाता है ये लोग किसी पोशन पर नहीं, पुराने शमैन की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। काउंट कुछ नहीं कहता, बस शांत स्वर में कोचेंटर से कहता है, जो सही समझो वही करो। कोचेंटर अपना हाथ काटता है और खून अग्रीमेंट में डालकर अपनी तरफ से डील ऑफिशियल कर देता है। इसके बाद काउंट एमसी से आखिरी कुछ पल बिताता है। वो उसे याद दिलाता है, तुम अभी तक जिंदा हो, इसका कारण मत भूलना। और फिर बिना कुछ और कहे काउंट चला जाता है। थोड़े ही समय बाद एमसी और उसकी टीम ने अपना सफर शुरू किया। रेगिस्तान की गर्मी बेहद तीव्र थी
और बेरेरिक लगातार पानी की छोटी छोटी चुस्कियां ले रहा था। सफर के दौरान हमारा हीरो अपने ट्यूटर द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते पर चलते हुए नर्सिन को लगातार अपडेट देता रहा। अंततः वे किले तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, वहां के लोग दौड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। हर कोई पानी लाने और मेहमानों के लिए खाना तैयार करने में जुट जाता है। एक आदमी हमारी एमसी को देखकर तुरंत पहचान लेता है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का वही है। बेरेरिक, जो लाल बालों वाला है, थोड़ा खतरनाक दिख रहा था, इसलिए कॉकंटियर पहले विंचन की हालत देखने चला गया। विंचन की तबीयत थोड़ी बेहतर बताई गई तो कॉकंटियर खुद हमारे लड़के को उसके पास ले जाता है। भीतर पहुंचते ही कॉकंटे और विंचन एक अनजानी भाषा में बातचीत करने लगते हैं। एमसी कुछ समझ नहीं पाता तो कॉकंटियर उससे कहता है, विंचन हेवनली वॉरियर डायलेक्ट बोलती है जो आम भाषा से अलग है। मैं तुम्हारे लिए अनुवाद कर दूंगा। फिर वह बताता है कि विंचन खुद देखना चाहती है कि क्या हमारा हीरो सच में योग्य है। एमसी जैसे ही आगे बढ़ता है, विंचन अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में सीधा देखती है। वो पूछती है, क्या तुम ईश्वर की इच्छा से यहाँ आए हो? एमसी धीरे से अपना परिचय देता है। विंचन फिर पूछती है, क्या तेरी रगों में दुर्ग का खून है? क्या तेरा आना शांति का प्रतीक है? एमसी दोनों बातों पर सहमति में सिर हिलाता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विंचन उसका हाथ धीरे से छोड़ देती है और कॉकंटियर की ओर मुड़कर कुछ कहती है। बातचीत खत्म होते ही कॉकंटियर उसे बाहर ले जाता है। बाहर निकलते ही वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एमसी और बेरेरिक के लिए कमरे तैयार करें। फिर वह हमारे लड़के से कहता है कि आज रात एक वेलकम बैक सेलिब्रेशन रखा गया है। जैसे ही कॉकंटियर चला जाता है, बेरेरिक तुरंत दौड़कर एमसी के पास आता है। बेहद उत्सुक होकर पूछता है, क्या कहा गया वहां? एमसी मुस्कुराकर कहता है, आज रात सेलिब्रेशन डिनर है। रात को उत्सव की शुरुआत होती है और नाइट भी आ जाता है। कॉकंटियर पूछता है, क्या तुम दोनों को आराम मिला? एमसी और बेरेरिक दोनों शिष्टता से धन्यवाद कहते हैं। कॉकंटियर उन्हें अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित करता है। बातचीत के दौरान वो एमसी द्वारा बनाए गए रेगिस्तान के नक्शे की तारीफ करता है। वह कहता है, तुम्हारा काम ब्रॉक के बराबर है। फिर हेवनली वॉरियर्स से पूछता है, क्या हम इस नक्शे का उपयोग कर सकते हैं? एमसी हामी भरता है। कॉकंटियर फिर कहता है, काउंट ने अपने बेटों में से कम एक को तो ठीक से पाला। एमसी की नजर फिर कॉकंटियर के कान पर जाती है, जहां उसे पत्ते के आकार की एक बाली दिखती है। वो सोचता है, क्या ये गुरूट लीफ है? एमसी को याद आता है कि यह लीफ हेवनली वॉरियर्स के लिए एक स्टिमुलेंट की तरह होती है और अगर कोई आम सैनिक इसे ले ले तो ये और भी ज्यादा असर करती है। काउंट ने किसी तरह ये लीफ हासिल कर ली। एमसी को याद आया जब काउंट ने उसे सिक्कों की एक थैली और उसकी माँ की तरफ से एक चिट्ठी दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि हेवनली वॉरियर्स सिगार्स नहीं बल्कि गुरूट लीफ स्मोक करते हैं और माँ चाहती है कि वह चोरी छिपे थोड़ा गुरूट लेकर आए। तभी उसे शक हुआ था, माँ जो पढ़ लिख नहीं सकती, उसने इतनी साफ और उच्च भाषा में पत्र कैसे लिखा? एमसी को तब समझ आ गया था कि काउंट ने माँ को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो सारा इल्जाम उसी पर डाला जा सके। उसी समय कॉकंटियर उसे उसकी सोच से झकझोरते हुए कहता है, अगर रेगिस्तान में जिंदा रहना चाहता है तो गुरूट लीफ में जरा भी दिलचस्पी मत दिखाना। ये सिर्फ उन सैनिकों के लिए है जो युद्ध में जा रहे हैं और इस पर कोई सवाल या जिज्ञासा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमसी सिर हिलाता है, मैं समझ गया, लेकिन अंदर से वो जानता है कॉकंटियर बेहद होशियार और सतर्क व्यक्ति है। एमसी के मन में एक ख्याल आता है, अगर गुरूट लीफ को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये काउंट और हेवनली वॉरियर्स के बीच के ट्रीटी को तोड़ने की चाबी बन सकती है। जैसे ही वो सोच में डूबा था, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो लगातार उसे घूर रहा था। उसने तुरंत सू से पूछा, वो आदमी कौन है? सू ने बताया, उसका नाम बूमार्ट है, नर्सरेन का रिश्तेदार है और तुम्हारी दूसरी सौतेली माँ का कजन भी। साथ ही वही पूरे कैंप के फूड सप्लाईज का इंचार्ज है। एमसी को उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही तेज लगीं। वो घूरना जैसे निगल ही जाएगा। अंदर ही अंदर उसे बेचैनी होने लगी। तभी एक आदमी हॉल में तेजी से दौड़ता हुआ आया और कॉकंटियर के कान में कुछ फुसफुसाया। बिना एक पल गंवाए कॉकंटियर उठकर चला गया। सू ने धीरे से बताया, विंचिन को फिर से दौरा पड़ा है। जो आया था वो फिजिशियन था। वो बोली, लोगों को लगने लगा है कि अब विंचिन के पास ज्यादा समय नहीं बचा। एमसी ने पूछा, क्या कोई इलाज नहीं है? सू ने धीरे से कहा, एक तरीका है शायद, लेकिन वो सिर्फ कहानी जैसी बात लगती है। इलाज जुड़ा था एक रेयर फ्लावर से जिसका नाम था साइलास्क। कहा जाता है कि वो हमेशा खिलता रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में होता भी है या नहीं। साइलास्क का नाम सुनकर एमसी की आंखों में एक पुरानी याद चमकी। उसे अपनी माँ द्वारा दिया गया फ्लावर पॉट याद आया, वही पौधा जिसकी देखभाल बचपन में इयन करता था। अगली सुबह डिजर्ट कैंप में हड़कंप मचा हुआ था। खबर थी कि विंचिन पूरी रात बेहोश रही। चारों तरफ तनाव था। लोग कॉकंटियर पर दबाव बना रहे थे कि वो और सर्च टीम्स भेजे सिलास्क को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे थे।
क्योंकि जो पहले भेजे गए थे वो अब तक लौटे नहीं थे। कुछ ने सुझाव दिया कि थोड़ा इंतजार किया जाए। तभी नर्स रिन एमसी को अंदर लेकर गई और क्वांटियर से कहा कि शायद हमारे लड़के को सिलास्क के बारे में कुछ पता है। क्वांटियर ने तुरंत कहा, उसे वापस भेज दो, ये उसका मामला नहीं है। एमसी ने पूछा, जो फूल आप लोग ढूंढ रहे हैं क्या वो लाल रंग का है? क्वांटियर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने देखा है? एमसी बोला, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा एक फूल मैंने ब्रैक क्षेत्र में देखा था। पर इसके पहले कि वो और बोले, उसने एक शर्त रखी। उसने बताया कि ब्रैक भी बेरियल का हिस्सा है और इंपीरियल पैलेस को पता है उनकी अलायंस के बारे में। उसकी यहाँ मौजूदगी रॉयल फैमिली की मर्जी से है। इसलिए उसने कहा, मुझे सिर्फ ब्रैक के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बेरियल एम्पायर के एक गेस्ट के रूप में सम्मान और सुरक्षा चाहिए। क्वांटियर समझ गया कि लड़का अपने प्राणों को विंचन की जिंदगी के बदले में सौंप रहा है और उसे ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उसने एक धमकी जैसी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एम्पायर तुम्हारे मरने पर कोई आर्मी भेजेगा? एमसी शांत रहा और बोला, मुझे नहीं पता आर्मी आएगी या नहीं, लेकिन ये तय है कि मेरी मौत अनदेखी नहीं होगी। उसने कहा, इंपीरियल पैलेस की आत्मा जो पीढ़ियों से चली आ रही है अब मेरे भीतर है। मैं भले ही दुर्गाबरा के शरीर से जन्मा हूं, पर मेरी आत्मा पैलेस की है। क्वांटियर को यह सुनकर हंसी आ गई। वो बोला, इसीलिए तो हमारे भगवान ने हमें विंचन दी है, ताकि लोग जैसे तुम एक्सपोज हो सकें। फिर वो एमसी को विंचन के कमरे में ले गया। अंदर पहुंचते ही उसने विंचन को सारी बात बताई और पूछा, क्या ये सच है कि इसके अंदर इंपीरियल पैलेस की आत्मा है? विंचन ने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट किया और जैसे ही उसने एमसी को देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ ही पल बाद वो जमीन पर गिर गई। एमसी ने तुरंत क्वांटियर की ओर देखा और बोला, सिलास्क मेरे कमरे में है। क्वांटियर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उसके कमरे की तलाशी लो, लाल रंग का फूल ढूंढो। बरेरिक, जो ये सब देख रहा था, बहुत बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो। उसने एमसी से पूछा, चलो चुपचाप निकलते हैं? लेकिन एमसी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो बोला, ये मेरा पहला उपहार होगा बेरियल एम्पायर के लिए, एक गेस्ट की तरफ से। कुछ देर बाद वो फूल पॉट मिल गया। क्वांटियर और नर्सरिन ने फिर से एमसी से मुलाकात की। इस बार क्वांटियर अपने क्लैन के प्रमुख की हैसियत से बोल रहा था और उसकी आवाज में सच में आभार था। लेकिन हमारा लड़का जानता था, एक गमले का फूल पर्याप्त नहीं होगा। एमसी ने जो सुना था उसके मुताबिक अगर उन्हें उसे असली मेडिसिन में बदलना है तो उन्हें और भी कई रूट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर भी केगंटियर जिद करता है कि उसने पहले ही काफी मदद कर दी है और अब वो पूछता है कि क्या और सिलास्क मिल सकती है। एमसी साफ कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता। फ्लावर पॉट उसी का है, पर वो इसे इतने समय से ग्रो कर रहा है कि अब उसे याद भी नहीं कि कब और कैसे शुरू किया था। फिर वो बताता है कि शायद कोई और है जिसे इस बारे में ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन वो कांटेक्ट सिर्फ फुल मून के 1 महीने बाद ही किया जा सकता है। कांटियर समझ नहीं पाता, क्यों? अगर कोई जल्दी करे तो ब्रैक तक पहुंचने में सिर्फ 3 या 4 दिन लगते हैं। लेकिन एमसी कोई बहाना नहीं बना रहा। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एक वादा। जब नेगोशिएशन का टाइम आए ब्रॉक से, तो वो चाहता है कि कोचेंटर उसे काउंट से ऊपर प्रायोरिटी दे। कोचेंटर को फौरन समझ आ जाता है कि एमसी क्या कर रहा है। वो अपने आप को अपने पिता से अलग करना चाहता है। एमसी उसे याद दिलाता है, हेवनली वॉरियर्स क्लैन में भी ताकत को माना जाता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो वही हेड बनता है। ये उनका प्रिंसिपल रहा है। काकंटियर माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि एमसी को नेगोशिएशन का हक देना आसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसके पास ब्रा सोल्जर्स की कमांड है और ना ही वो ग्रेन सप्लाईज कंट्रोल करता है। तभी एमसी अपनी आखिरी ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो कहता है, इंपीरियल पैलेस बहुत जल्द ब्रॉक पर इंक्विजिशन भेजने वाला है। चार्ज होगा राजद्रोह, यानी टैक्स इवेजन। अगर सब प्लान के मुताबिक चला, वो कहता है, तो 1 महीने के अंदर ब्रॉक नाम ही मिट जाएगा। मैं स्वर्ग की कसम खाकर कहता हूं, ये सब सच है। काकंटियर शॉक में पूछता है, तुझे ये सब पता कैसे? एमसी बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग मुझसे पर्सनली मिलने आए थे पीस सेरेमोनी से पहले। वो इवैल्यूएट करने आए थे कि क्या मैं ट्रीटी में एम्पायर का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं या नहीं। काकंटियर उसे चेतावनी देता है, अगर ब्रॉक गिरा तो तेरा नाम भी उससे जुड़ा है, तू भी रिस्क में होगा। लेकिन हमारा हीरो शांत भाव से जवाब देता है, मैं भले ही काउंट का बायोलॉजिकल बेटा हूं, लेकिन मैं लीगल फैमिली रजिस्ट्री में दर्ज नहीं हूं। मेरा नाम इयन ब्रैक नहीं है, सिर्फ इयन है। एम्पायर मुझे ट्रीजन में लीगली चार्ज नहीं कर सकती, और यही मेरी असली चाल है। इसका मतलब है कि मैं अगला लॉर्ड ऑफ ब्रा बन सकता हूँ। ये सुनकर काकंटियर विजिबली नाराज हो जाता है। उसे लगता है ब्रॉक ने उसे धोखा दिया, ऐसे बेटे को भेजा जिसे ऑफिशियली फैमिली में एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। एमसी कुछ नहीं छुपाता, बस इतना कहता है, मैं दुर्गा का बेटा हूँ और हेवनली वॉरियर्स क्लैन का सपोर्ट चाहता हूँ। केचेंटर पूछता है, और कुछ कहना है? एमसी जानता है कि कंटे अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो आखिरी चाल खेलता है। काउंट की डेथ के बाद जब लीडरशिप खाली हो जाएगी, तब ब्रॉक पर चढ़ाई करो मेरे साथ। एम्परर इंटरफियर नहीं करेगा,
उल्टा वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा। अगर युद्ध शुरू भी हुआ तो तुम डिजर्ट में वापस रिट्रीट कर सकते हो, बिना लंबी लड़ाई में फंसे। एमसी उनसे बस एक चीज मांगता है, सपोर्ट। तुम लोग ब्रॉक के एलाइज रहे हो, अब मुझे डिक्लेयर करो एज योर एलाई, ताकि सब कुछ स्मूथ हो जाए। कांटे मानता है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे बेटे की मदद करके, जिसे उसकी फैमिली ने फुली एक्सेप्ट नहीं किया, हमें क्या मिलेगा? एमसी का जवाब सिंपल है, जब मैं लॉर्ड बनूंगा, ब्रॉक ब्यूरियल एम्पायर की सबसे प्रॉस्परस टेरिटरी बनेगी, और हेवनली वॉरियर्स क्लैन को मैं एक ऐसा मजबूत अलायंस दूंगा जो ट्रस्ट और स्ट्रेंथ पर टिका होगा, न कि सिर्फ पेपर पर लिखे हुए ट्रेड डील्स पर। अब वक्त है पुराने भेदभाव मिटाने का। ये नया एरा होगा जहां दो नेता एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। लेकिन नुररिन एक बात उठाता है, काउंट ने ऑलरेडी इंपीरियल पैलेस के खिलाफ हमारी मदद मांगी थी। समस्या ये थी कि वो संधि एमसी के साथ नहीं, बल्कि उस काउंट के साथ साइन की गई थी। लेकिन हमारे लड़के ने ये पहले ही सोच रखा था। उसके पास एक ऐसा ठोस जस्टिफिकेशन है जिससे हेवनली वॉरियर्स बिना किसी बैकलैश के ट्रीटी तोड़ सकते हैं। वो बताता है कि काउंट ने उसे गुपचुप कहा था कि जब वो अगले साल अपनी बर्थडे पर एस्टेट लौटे तो साथ में गुरूट लीव्स भी लाए। सुनने में तो एक मामूली रिक्वेस्ट लगती है, लेकिन असल में ये बड़ी बात थी, क्योंकि गुरूट लीव्स देश में बैन है और एमसी एक पीस सिंबल के तौर पर भेजा गया था। अगर कोई सिंबल ऑफ पीस किसी इलीगल चीज की स्मगलिंग करता पकड़ा जाए तो वो अकेली बात काफी है अलायंस तोड़ने के लिए। केंटे हंस पड़ता है और कहता है कि जो एमसी ने बताया वो मोर देन इनफ है, लेकिन साथ ही कहता है कि सिर्फ अलायंस तोड़ देना उसके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, उसे कुछ और चाहिए, कुछ मीनिंगफुल। वो फिर पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? एमसी माफी मांगते हुए कहता है कि फिलहाल कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सुझाव देता है कि कोचांटर विंचन से सच्चाई क्रॉस चेक कर सकता है। कोचांटर तब तक मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो भगवान की कसम खाओ। हमारा हीरो बिना झिंझ के कसम खा लेता है। कोचांटर थोड़ा रिलैक्स होता है। अंदर ही अंदर वो मानता है कि उसे पहले सारे ब्रॉक्स मूर्ख लगते थे, लेकिन इस लड़के से बात करके उसे एक रेयर एक्सेप्शन मिला है। जब साफ हो जाता है कि एमसी कोई भारी मांग नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंपल सपोर्ट स्टेटमेंट चाहता है, तब कांटियर पूछता है, आखिर तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? हमारा लड़का कहता है, अगर मैं राजधानी पहुंचा, स्पेशली पैलेस में, तो मुझे सिर्फ ब्रॉक टेरिटोरी का सहारा मिलेगा, और मैं उसी को एक्सपैंड करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। कांटियर अपनी पोजीशन साफ करता है। वो ना तो युद्ध शुरू करना चाहता है, ना खून बहाना। एमसी भी कहता है कि वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं मरने से नहीं डरता, वो कहता है, बस इसीलिए क्योंकि मैं एक बार पहले मर चुका हूं। चांटे उसकी बात से इंप्रेस होता है। दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है और हैंडशेक के साथ डील सील हो जाती है। जैसे ही एमसी वहां से जाने लगता है, कांटे उसे अचानक रोकता है। वो पूछता है, क्या तुम राजधानी जा रहे हो क्योंकि तुम्हें सम्राट की करंट हालत के बारे में कुछ पता है? एमसी कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान देता है और चुपचाप चला जाता है। बाहर सब लोग जो उसका इंतजार कर रहे थे शॉक्ड रह जाते हैं ये देखकर कि वो बिल्कुल सही सलामत लौट आया। एमसी सीधे सू की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी हेल्प करने का टाइम है? और हेल्प से उसका मतलब है बेरेरिक को ट्रेन करना। सू अपनी एक्साइटमेंट नहीं छुपा पाती। यही तो वो पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। ट्रेनिंग के नाम पर वो बेरेरिक पर खुलकर बरस पड़ती है। वो उसे पीटती है, चिल्लाती है, ताने मारती है। बेरेरिक भी चुप रहने वाला नहीं था। वो भी बराबर पलटकर जवाब देता है। एमसी दूर खड़ा उस ट्रेनिंग को देख रहा है, जो असल में एक नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट जैसा लग रहा है। वो बेरेरिक से पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन बेरेरिक गुस्से में होता है। वो एमसी को ही ब्लेम करता है अपनी करंट हालत के लिए। एमसी फिर सोच में डूब जाता है। असल प्लान तो ये था कि वो धीरे धीरे हेवनली वॉरियर्स की नजरों में रिस्पेक्ट हासिल करेगा, लेकिन सिलास्क की वजह से सब कुछ एक्सपेक्टेड से कहीं जल्दी सुलझ गया। बहुत वक्त बाद उसे थोड़ा आराम मिला है, लेकिन रीसेंट इवेंट्स के बारे में सोचकर भी चैन नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले विंचिन ने उसे मिलने बुलाया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ लग रही थी और रिकवरी में है। उनकी पिछली बात अधूरी रह गई थी, उसी को पूरा करने के लिए वो उसे बुलाती है। एमसी एक बार फिर कसम खाता है कि जो कुछ भी उसने क्वांटियर से कहा था सब सच है। हाँ, कुछ बातें उसने जानबूझकर नहीं बताईं, लेकिन वो हेवनली वॉरियर्स से रिलेटेड नहीं है। तभी विंचन एक डिवाइन मैसेज सुनाती है, जिसमें भगवान ने कहा है कि इस लड़के की हर चीज बदलनी होगी, इवन इफ इट मीन्स चेंजिंग हिज एंटायर एग्जिस्टेंस। एमसी समझ जाता है कि ये कोई साधारण सपना नहीं। ये मैसेज एक शामन के जरिए डिवाइन सोर्स से आया है। उसे पता है कि एम्पायर के उलट हेवनली वॉरियर्स मंदिरों से नहीं, बल्कि शामन से डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। और इस डिजर्ट में ऐसा लगता है जैसे हर बार उसके साथ कुछ अनोखा जरूर होता है, कुछ जिसे कोई भी प्लान नहीं कर सकता। उसे अब भी सब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक औरत पास आई और कुछ छकने को दिया। उसने शुक्रिया कहा, पर औरत ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया।
हमें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही विंचेन होश में आ सका और अब रिकवर कर रहा है। सभी लोग दिल से आभारी हैं। फिर उसने मुस्कुराकर बताया कि एक बैंक्वेट उसकी इज्जत में रखा जा रहा है, क्योंकि कई लोग उसे अपना सेवियर मान चुके हैं। जाते जाते उसने कहा, जब आराम कर लो तो विंचेन और कॉकंटियर तुमसे फिर मिलना चाहते हैं, नेगोशिएशन राइट्स में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए। एमसी सोचता है कि बरेरिक की ट्रेनिंग सेशन भी अब खत्म ही होने वाला है, तो वो जल्द ही मिल सकता है। जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसे कुछ याद आया। उसने एक नेकलेस उसकी तरफ बढ़ाया जो उसे पौधा दोबारा लगाते वक्त गमले में मिला था। एमसी ने हार को हाथ में लिया। वो उसे पहचान नहीं पाया। ये उसका पहला सामना था इस तरह के जीएम से। पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात ये थी कि कोई बच्चा इतना अनोखा चीज कैसे रख सकता है। ये बात और ज्यादा अजीब बन गई जब उसने सोचा उस बच्चे ने सिलिस्क उगाई थी। वो बात अपने आप में सस्पिशियस थी। एमसी सोचने लगा कि शायद बच्चा इस नेकलेस के बारे में सच में कुछ नहीं जानता। अगर जानता होता तो बहुत पहले उसे बेच चुका होता पैसों के लिए। और ये नेकलेस एक गमले में दबी मिली। इसका मतलब साफ था कि कोई इसे जानबूझकर छिपा रहा था। एमसी सोचने लगा कि क्या किसी ने उस देखभाल करने वाले को कहा था कि इस पौधे को ध्यान से संभाल कर रखे। शायद ये किसी के कहने पर या किसी खास आदेश के तहत किया गया हो, पर अब तक सब सिर्फ अटकलें थीं। उसके पास जानकारी बहुत सीमित थी। वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। जितना सोचता उतने सवाल उठते। तो अभी के लिए उसने तय किया कि ये अजीब सी घटना उसकी बनाई हुई राह में रुकावट न बने। तभी बरेरिक आ गया। एमसी अपने विचारों से बाहर निकला और देखा कि बरेरिक बुरी हालत में था। सू से मार खा चुका था। बरेरिक ने जिद की। ये हार नहीं था, बस काफी क्लोज मैच था। एमसी ने बस सिर हिला दिया, बिना बहस किए। एमसी ने मन में सोच लिया कि आगे कभी बरेरिक से ग्रेट डिजर्ट वॉरियर्स के बारे में पूछेगा। बरेरिक हमेशा कहता है कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर बनना है, भले ही वो अब भी उस मंजिल से बहुत दूर है। फिलहाल एमसी संतुष्ट था, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा था। अब उसका पूरा ध्यान अपने अगले कदम पर था। दूसरी ओर ब्रॉक एस्टेट में हलचल थी। एक सहायक घबराया हुआ काउंट के कमरे में घुस आया। काउंट ने उसे डांटा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? जब मैं पेपर वर्क में डूबा हूं तो जरा धीरे बोलो। सहायक ने माफी मांगी पर जोर देकर कहा, सर, रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स आ चुके हैं और बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रैक एस्टेट के दरवाजे पर रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम खड़ी थी, उनकी कप्तान बड़ी एरिका के नेतृत्व में। काउंट बिना वक्त गंवाए नीचे पहुंचा। एरिका ने खुद को फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस किया और एक ऑफिशियल नोटिस पेश किया। हम राजमहल के आदेश पर आए हैं, उसने कहा, राजद्रोह के शक में टैक्स चोरी की जांच के लिए। काउंट का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब बकवास है, उसने कहा। मैं ही तो हूं जो इस क्षेत्र को बारबेरियंस से बचाता आया हूं बीरियल एम्पायर के लिए। पर एरिका ने शांति से एक दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर साफ तौर पर ब्रैक परिवार की मुहर लगी थी। वो एक फॉर्मल रिपोर्ट थी टैक्स चोरी की, और सम्राट को भेजा गया अनुरोध कि इसकी पूरी तरह जांच की जाए। मुहर देखते ही काउंट सन्न रह गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। एरिका ने घोषणा की, अब से इस एस्टेट पर हमारा नियंत्रण रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। उसने आदेश दिया, काउंट के अधीन जितने लोग हैं सबको अब हमारी बात माननी होगी। फिर उसने टीम को टॉप फ्लोर से जांच शुरू करने का आदेश दिया और उन्हें सीधा मेन ऑफिस की ओर इशारा किया। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स नौकरों को पकड़ पकड़ कर पूछताछ करने लगते हैं और कमरों की तलाशी शुरू होती है, काउंट के मन में एक बात बुरी तरह खटकती है। ये पहली बार यहाँ आए हैं, फिर भी मेन ऑफिस का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जानते हैं? वो समझ जाता है ये कोई तुक्का नहीं था। किसी ने उन्हें पहले ही अंदर की जानकारी दे दी है। अब शक की सुई सीधा मोलेन पर जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, मोलेन के पास फैमिली सील आया कैसे? इसका मतलब एक ही हो सकता है, महल के अंदर ही कोई गद्दार है। काउंट की नजर अब एड पर जाती है, जो अब तक बेहोश है और होश में नहीं आया। और तभी एक नाम उसके जहन में गूंजता है, हमारा हीरो। दूसरी ओर रेगिस्तान में ब्रैक एस्टेट का एक मैसेंजर नाइट पहुंचता है। वो डिजर्ट वॉरियर्स को रिपोर्ट देता है, काउंट पर बगावत का इल्जाम लगा है, मदद की जरूरत है। काकांतीर चुपचाप सुनता है। उसे पता है ये झगड़ा कभी भी युद्ध में बदल सकता है, पर उससे भी ज्यादा वो एक चीज चाहता है, पक्का सबूत कि काउंट बेकसूर है। क्योंकि जब तक वो पूरी तरह यकीन नहीं करता, वो रॉयल फैमिली से दुश्मनी नहीं मोल लेगा। मैसेंजर नाइट अड्डा रहता है। वो कहता है, काउंट अपना बेगुनाह साबित कर देगा, चाहे अपनी औलाद की जान क्यों न देनी पड़े। काकांतीर हंस पड़ता है। नाइट हैरान हो जाता है। काकांतीर माफी मांगता है और कहता है, हम जल्द ही ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जाते जाते नाइट पूछता है, एमसी का क्या किया जाए? काकांतीर बड़ी ही ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी मर्जी, बस मेरी कमान के नीचे उसका खून न गिरे। नाइट बताता है कि काउंट ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और सिचुएशन अराइज होते ही वो एक्ट करने को तैयार है। काकांतीर सिर हिलाता है और कहता है, उसे बुलाओ। जब एमसी आता है
काकनटियर उसकी तरफ इशारा करके नाइट से कहता है, ये है वो लड़का जिसकी जान लेने तुम भेजे गए हो। हमारा हीरो चौंकता नहीं, उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन नाइट हैरान रह जाता है। कोवांटर इतनी इज्जत से क्यों बोल रहा है इस लड़के के बारे में? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। कोवांटर नाइट की कंफ्यूजन को इग्नोर कर देता है, जैसे ये सब पहले से तय हो। नाइट को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। एमसी बहुत शांत है, जैसे मरने की खबर उसे जरा भी असर नहीं कर रही। कोवांटर का टोन भी बहुत फॉर्मल है, जैसे वो किसी राजा से बात कर रहा हो। नाइट सोचने लगता है, क्या इनके बीच कोई अलायंस बन चुका है? पर वो अपने विचार को झटकता है। मिशन पूरा करना है। नाइट अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तभी बरेरिक बीच में कूद जाता है। वो वार को रोकता है। एमसी शांत खड़ा है, जैसे अगर कोई उसे मारना ही चाहता है तो पहले उसे बरेरिक को हराना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेनिंग से कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, असली ग्रोथ तभी होती है जब जान दांव पर लगी हो। एमसी और ककांटियर पास बैठकर वो इंटेंस मोमेंट देखते हैं। बरेरिक बनाम काउंट का मैसेंजर नाइट। डेजर्ट फोक्स साफ तौर पर नाइट की तरफ झुके हैं। बरेरिक को देखकर उन्हें लगता है कि वो इमेच्योर है। वो सब चाहते हैं नाइट उसे बुरी तरह पीटे। नाइट को ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं कोई तमाशे का बाजीगर नहीं जो बारबेरियन लोग एंजॉय करें। बरेरिक नाइट से कहता है, ज्यादा जोर से मत मारना, पर मैं तो पूरी ताकत से लड़ूंगा। फिर मुकाबला शुरू होता है। बरेरिक तेजी से हमला करता है। नाइट उसे कहता है, तू तो रैबिट डॉग की तरह भाग रहा है, बिना सोच समझ के। बरेरिक हंसता है, शुक्रिया, तारीफ समझूं क्या? और तभी नाइट अपनी तलवार का हिल्ट पेट में दे मारता है, साथ में एक जबरदस्त किक। बरेरिक लड़खड़ाया, उसके मुंह से खून उगला और जमीन पर गिर पड़ा। साफ था कि वह बुरी तरह घायल हो चुका था। लड़ाई खत्म करने का मौका देखते ही नाइट आगे बढ़ा। उसकी नजर अब फाइनल ब्लो पर थी, लेकिन बरेरिक अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने झटपट जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और सीधा नाइट की आंखों में फेंक दी। नाइट एक पल को चौंक गया और उसी मौके का फायदा उठाकर बरेरिक ने उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। अब नाइट को बरेरिक और भी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगा। जो मुकाबला एक आसान जीत होना चाहिए था, वो अब एक फ्रस्ट्रेटिंग मैस बन चुका था। उसे पता था कि समय कम है, और फिर भी ये जिद्दी ओपोनेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा। नाइट ने फैसला लिया, इसे अब खत्म करना ही होगा। अब दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर टूट पड़े, इस बार पूरी ताकत से, पूरी नीयत के साथ। नाइट की तलवार सीधे बरेरिक को चीरती चली गई और वह लगातार उसे धकेलता गया। भीड़ को लगने लगा जैसे वो बरेरिक के साथ खेल रहा है या जानबूझकर उसे तड़पा रहा है। आखिरकार बरेरिक की आंखें पलटीं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया और एक पल को ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नाइट ने अब अपने अगले टारगेट की ओर रुख किया, हमारे हीरो की तरफ। उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर मैं इसे मार दूं तो काउंट की बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, बरेरिक हर संभावना के खिलाफ अचानक पीछे से उठ खड़ा हुआ। नाइट को आखिरी सेकंड में कुछ आभास हुआ और उसने खुद को पीछे खींच लिया। बरेरिक का हमला जमीन पर जा लगा और उसके बल से सब हक्के बक्के रह गए। खून से लथपथ हांफता हुआ बरेरिक अपने घाव से तलवार खींचता है और गरजते हुए कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अब नाइट गुस्से में पागल हो चुका है, लेकिन बरेरिक, जिसने अपनी जिंदगी हमेशा मौत के साए में गुजारी है, पीछे हटने वालों में नहीं है। वो एक ही बात जानता है, इस लड़ाई में जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, अपनी जान तक। बरेरिक बिना रुके आगे बढ़ता है, हर घाव, हर दर्द को पीछे छोड़कर। आखिरकार वह नाइट पर भारी पड़ता है और उसे मार डालता है। विजय के तुरंत बाद बरेरिक लड़खड़ाता है और ढेर हो जाता है। वह थक कर चूर हो चुका है, लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, हर कोई तालियां बजा रहा है, उसके साहस को सलाम कर रहा है। लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाने दौड़ते हैं। कॉकंटियर अब समझ चुका है कि हमारे लड़के ने बरेरिक को साथ क्यों लाया। बरेरिक एक सच्चे वॉरियर का दिल रखता है, थोड़ा रफ है, थोड़ा बेसब्र, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा बेमिसाल है। एमसी चुपचाप सब देख रहा है। उसे पता है दुनिया में बरेरिक जैसा कोई नहीं, ना उसकी पर्सनैलिटी जैसी, ना उसकी ग्रिट जैसी, और ना ही उसकी जिद जैसी। दूसरी तरफ ब्रॉक एस्टेट में माहौल तनावपूर्ण है। घर का हर सदस्य बेचैन है, कोई नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है। इसी बीच सू अचानक एक खिड़की से प्रकट होती है। काउंट उसे तुरंत पहचानता है और पूछता है कि नाइट का क्या हुआ। सू एक शब्द भी कहे बिना उसे एक गिफ्ट देती है, कॉकंटियर की ओर से जवाब। फिर बिना कुछ बोले मुड़ जाती है। काउंट उसे रोकने की कोशिश करता है, क्या जवाब था? क्या हमारा हीरो मारा गया? लेकिन सू चुप रहती, एक भी शब्द नहीं, और बिना पीछे देखे चली जाती है। काउंट बेचैनी में गिफ्ट को खोलता है और दस्तावेज पढ़ना शुरू करता है। तुरंत उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। हेवनली वॉरियर्स ने ब्रॉक परिवार पर आरोप लगाया है। एक अनरजिस्टर्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड को गुडविल के नाम पर भेजा गया।
उसी बच्चे के जरिए रीजन में इलीगल गुरूट लीव्स स्मगल करने की कोशिश की गई। इस आधार पर हेवनली वॉरियर्स ने ब्रॉक से अपना अलायंस वॉइड घोषित कर दिया। काउंट को लग रहा होता है कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, तभी गिफ्ट बॉक्स का असली चेहरा सामने आता है। नाइट का कटा हुआ सिर बॉक्स से बाहर लुढ़क जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। काउंट स्तब्ध रह जाता है और फिर गुस्से से भर उठता है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि बाहर खड़े इन्वेस्टिगेटर नाइट्स तक चौंक जाते हैं। अब वह बदला लेने की कसम खा चुका है वॉरियर्स से, जिन्होंने उसे यूं धोखा दिया है। काउंट समझ जाता है कि अब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पहले ही उस पर राजद्रोह का आरोप लग चुका है, तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। वह ठान लेता है कि अब सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन टीम को भगाने से लेकर कैपिटल की आने वाली सेना का सामना करने तक और अंत में बेरियल एम्पायर से पूरी तरह स्वतंत्रता घोषित करने तक, वह अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता है और उसे चेल के साथ खिड़की से भागने का आदेश देता है। काउंट उन्हें बताता है कि वे सीधे सीक्रेट स्टोरेज रूम में जाएं और जब तक वह खुद न बुलाए बाहर न निकलें। काउंटेस विजिबली कांप रही होती है और गिड़गिड़ाकर उससे साथ चलने की मिन्नत करती है। यहां तक कि चेल भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह भी उनके साथ भाग जाए, लेकिन काउंट कहता है कि वक्त बहुत कम है। इन्वेस्टिगेटर से पहले निपटना जरूरी है, उससे पहले कि कैपिटल की फौज आ जाए। जैसे ही उसका परिवार खिड़की से भागता है, काउंट पूरे कमरे में आग लगा देता है। एस्टेट के किसी और हिस्से में एरिका को काउंट के फैसले की खबर मिलती है। उसे बताया जाता है कि काउंट भाग चुका है और उसने मैंशन में आग लगा दी है। एरिका बुदबुदाती है, ये आदमी तो खुद ही अपनी बर्बादी को तेज कर रहा है। फिर वह फिलिप को आदेश देती है कि कैपिटल से जो रीइंफोर्समेंट्स आ रही हैं, उन्हें तुरंत सारी स्थिति की जानकारी भेजी जाए। साथ ही वह अपनी टीम को आदेश देती है कि वे एस्टेट का एक एक कोना छान मारें और काउंट को हर हालत में रोकें। अगर और कोई रास्ता न बचे तो वहीं पर उसे खत्म कर दिया जाए। एरिका को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसकी योजना थी इस एस्टेट पर कब्जा करने की, लेकिन अब सब जलता हुआ देखना उसकी झुंझलाहट को और बढ़ा देता है। आग फैलने लगती है और जो लोग अभी भी अंदर फंसे हैं मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिलिप उसके पास खड़ा अगला आदेश का इंतजार कर रहा होता है। वह उसे आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहती है, लेकिन ये भी याद दिलाती है कि उनका मुख्य उद्देश्य काउंट को पकड़ना है। कुछ लोगों को आग से निपटने के लिए वहीं छोड़ा जाता है, जबकि बाकी को मैंशन के बाहर काउंट की तलाश में भेज दिया जाता है। उधर काउंट तेजी से घोड़े पर सवार होकर भाग रहा होता है। मैंशन पूरी तरह घिरने से पहले उसने अपने बटलर के जरिए 3 खत भेजे थे, एक हेवनली वॉरियर्स को, दूसरा पहले राजकुमार मार्व को और तीसरा एक रहस्यमय व्यक्ति को। फिर काउंट अपने घोड़े को रोककर जोर से थियो को पुकारता है। थियो के सामने आने पर वह जल्दी से स्थिति समझाता है। हेवनली वॉरियर्स अब उनके खिलाफ हो चुके हैं और उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि प्रिंस की ओर से जवाब आए। काउंट की योजना है कि कैपिटल की सेना आने से पहले मैंशन वापस ले लिया जाए। कैपिटल अभी दूर है, इसलिए काउंट को लगता है कि उनके पास थोड़ी सी खिड़की है लड़ाई की तैयारी करने की। इन्वेस्टिगेशन टीम ही इस वक्त उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वे इलाके का फायदा उठाए तो जीत उनकी हो सकती है। काउंट को अपने ब्रॉक सोल्जर्स पर पूरा भरोसा है। उसे यकीन है कि ये लोग एलीट फोर्सेस में गिने जाते हैं, जिन्हें खास तौर पर कोकेंटियर के जैसे वॉरियर्स से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उसके सैनिक बिना किसी हिचक के उसके आदेश पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहीं थियो एक चुपचाप योजना बना रहा होता है। थियो सोचता है कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म हो, वह सेना की कमान अपने हाथ में ले लेगा। सैनिक काउंट के नेतृत्व में मार्च की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि पास ही सू पेड़ों के पीछे से सारी गतिविधियां नजर में रखे होती हैं। दूसरी ओर रेगिस्तान में हमारा लड़का अब भी बैररिक के पास बैठा होता है। बैररिक अब भी बेहोश है और डॉक्टर दवा लेने बाहर निकलती है। बाहर कोकेंटियर उसका इंतजार कर रहा होता है और पूछता है, बैररिक का हाल कैसा है? डॉक्टर कहती है, चोटें इतनी गंभीर हैं कि आम आदमी अब तक मर चुका होता, लेकिन बैररिक अब भी जूझ रहा है। वह अनुमान लगाती है कि पूरी तरह ठीक होने में उसे 3 से 4 महीने लग सकते हैं। कंटे को एमसी के लिए अफसोस होता है, जिसके पास अब लड़ने के लिए कोई साथी नहीं बचा। लेकिन कमरे के अंदर हमारा हीरो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो मुस्कुरा उठता है। कंटे गलत है, वो बिल्कुल भी असहाय नहीं है। वह हाथ बढ़ाता है और बैररिक पर अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करता है। वह पूरी कोशिश करता है कि बैररिक को बचा सके, लेकिन हालत इतनी नाजुक होती है कि ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता। सिर हल्का महसूस होने लगता है। वह समझ जाता है कि अब और ज्यादा कोशिश करने का मतलब होगा खुद की जान जोखिम में डालना। तभी डॉक्टर कमरे में वापस आती है और उसके पीछे पीछे कोकंटे भी अंदर दाखिल होता है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसका ध्यान तुरंत बैररिक के पीले चेहरे पर गया। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन पहले उसके बिस्तर तक पहुंची। बैररिक बिल्कुल शांत लेटा था, जैसे किसी गहरे सपने में डूबा हो।
कुछ पल उसे यूं ही देखती रही, फिर एमसी की ओर पलटी। चेहरे पर हैरानी थी। किसी घायल को इस तरह से रिकवर करते देखना वाकई अजीब था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि क्यों हर कोई बैररिक की लड़ाई देखकर कहता था कि वो जिद्दी और हिम्मती है। उसमें कुछ तो अलग है। पास ही खड़ा काकंटियर धीरे धीरे गुरुत पत्तों को जला रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, काश मैंने मूर को साथ लाया होता। मुझे नहीं लगा था कि बैररिक इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। फिर भी उसने एक पत्ता एमसी को थमाया और समझाया कि स्वर्गीय योद्धा मौत को मात देने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये किसी आउटसाइडर पर भी काम करेगा या नहीं। आखिर ये पहली बार था जब किसी आउटसाइडर को ये सेक्रेड लीफ दिया जा रहा था। हमारा लड़का चुपचाप पत्ता लेता है, खा लेता है और दिल से काकंटियर का शुक्रिया अदा करता है। वो थोड़ा हैरान भी होता है कि काकंटियर इतना कीमती और इम्पोर्टेंट कुछ उससे शेयर करने को तैयार था। ये सिर्फ एक लीफ की बात नहीं थी, ये विश्वास की बात थी। और ये रियलाइजेशन उसके दिल को उस वक्त जितना छू गया, उसने सोचा भी नहीं था। फिर काकंटियर ने सू से मिली ताज़ा खबरें बताईं। काउंट अब कोने में धकेल दिया गया था और अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था। सेंट्रल आर्मी का अब तक कोई अता पता नहीं था। एमसी जानता है कि अब और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैपिटल के पास कितने ट्रूप्स हैं, कितने इन्वेस्टिगेटर्स अब भी एक्टिव हैं। जब तक ये सब नहीं पता, कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती। काकंटियर उसे कुछ रेस्ट लेने की सलाह देता है और कहता है, हमारे पास अभी भी कुछ दिन हैं तैयारी के लिए। एमसी की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। डॉक्टर धीरे से उसे और बैररिक को कंबल ओढ़ा देता है। सुबह का उजाला होने से कुछ पहले हमारा लड़का अचानक जाग उठता है। कमरे में अंधेरा है और हर चीज शांत। बैररिक अब भी उसकी बगल में सो रहा है, कोई हलचल नहीं, लेकिन एमसी के अंदर कोई बेचैनी है। हेवनली वॉरियर्स की मेहरबानी पर उसे भरोसा है, लेकिन सेक्रेड गुरुट लीफ जैसी चीज उसे देना, कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक उसे महसूस होता है एक खतरनाक प्रेजेंस कमरे में धीरे धीरे रिस रही है। एक ठंडी, जानलेवा इंटेंट हवा में फैल रही थी। वो जल्दी से पास रखे डैगर की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है और एक मास्क्ड मैन भीतर कूद पड़ता है। हमारा लड़का पूरी तरह से चौंक जाता है। उसका डैगर हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। मास्क्ड अटैकर वक्त बर्बाद नहीं करता। वो सीधा एमसी का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है, जैसे उस पर बरसों की नफरत निकाल रहा हो। उसकी आंखों में जुनून भरा हुआ था। तूने सब बर्बाद कर दिया, वो गुस्से से चिल्लाया। तू भी बेकार है, बिल्कुल अपने बाप काउंट की तरह। वो अंतिम वार के लिए तैयार था, लेकिन तभी हमारा लड़का अपनी आखिरी ताकत समेटकर मैजिक चैनल करता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन कमरे में गूंज उठता है। बाहर पेट्रोल कर रहे वॉरियर्स विस्फोट की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं। काकंटियर को भी फौरन खबर दी जाती है। वो तेजी से मौके पर पहुंचता है और देखता है एमसी जिंदा है, लेकिन पूरी तरह शेकन। काकंटियर तुरंत सवाल करता है कि हुआ क्या था, लेकिन हमारा हीरो खुद भी कंफ्यूज्ड है। न उसे अटैकर की पहचान पता है, न एक्सप्लोजन कैसे हुआ ये समझ में आता है। काकंटियर अपने सैनिकों को आदेश देता है, पूरा इलाका सील करो। जिसने भी हमारे मेहमान पर हमला किया है उसे ढूंढ निकालो। वॉरियर्स अटैकर की हालत चेक करते हैं और एक सिपाही काकंटियर से कहता है, आपको खुद आकर देखना चाहिए। काकंटियर अटैकर के चेहरे से मास्क हटाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि बुमार्ट है। काकंटियर तुरंत आदेश देता है, इसे कैद खाने ले जाओ। सुबह सबसे पहले मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। अगली सुबह होती है। बुमार्ट के चेहरे पर ठंडा पानी फेंका जाता है। वो झटके से जागता है। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने काकंटियर, एमसी और कुछ अन्य वॉरियर्स खड़े हैं। काकंटियर बिना कोई भूमिका दिए सीधे सवाल करता है, क्या तुमने ही हमारे मेहमान पर हमला किया? बुमार्ट न तो डरता है न मना करता है। वो बस काकंटियर की ओर देखता है और कहता है, अगर तुम अब भी मुझे अपना परिवार मानते हो तो मेरा हाथ काट दो और फिर मुझसे सवाल मत करो।